Hello everyone, welcome to GK in Shorts. Today we are going to discuss top 50 current affairs of third week of September 16 से 24 तक के डिस्कस करेंगे आज। ये करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में मुझे जिसका लगेगा मैं उसका आप लोग को बैकग्राउंड भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बाकी दो पार्ट पहले आ चुके हैं, वो लोग आप देख सकते हैं जाके। टेलीग्राम में आप लोग को पीपीटी मिल जाता है इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी इसका ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 सितंबर का। देखिए, वर्ल्ड राइनो डे जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। ठीक है, और 22 सितंबर को होता है वर्ल्ड राइनो डे। इस बार की जो थीम थी वो थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। ये थीम याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आसाम में कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोज है। ठीक है, ये देखिए, ये अभी लॉन्च हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक यूनिफाइड पोर्टल जिसका नाम है यू राइस, यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। अब ये जो पोर्टल है वो गाइड करेगा स्टूडेंट को लर्निंग में, कैरियर काउंसलिंग में, ठीक है, और स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? दिस इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट है टू लॉन्च अ यूनिफाइड पोर्टल along with the implementation of नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ यूपी फर्स्ट है। अब ये तो होगी न्यूज़। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? इस सब्जेक्ट पे, एजुकेशन पे स्टेट भी लॉ बना सकता है, ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और इसमें है क्या? इसमें है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये इनका फंडामेंटल राइट है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड देखिए कौन सा आर्टिकल 30 है। ये कहता है कि certain cultural and educational rights to establish and administer the educational institution। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल हो गए, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। और इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है? सेंट्रल लिस्ट में आता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है, या कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट तीन लिस्ट होती हैं, उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करने वाला है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तरीके है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में क्या होता है? सारे फार्मर्स को 6,000 रुपीज पर ईयर दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में क्या होगा? इसमें 4,000 रुपीज दिया जाएगा। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। ध्यान रखिएगा सीएम कौन है। फिर देखिए, एक बिल लोकसभा में पास हुआ कि डोगरी, कश्मीरी एंड हिंदी, ये जो होंगी ये ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिसाइड उर्दू एंड इंग्लिश। इन तीनों को भी ऐड किया जा रहा है। तो ये ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये करंट में है। अब आपसे देखिए पूछ सकता है लैंग्वेजेस जो है वो कौन से शेड्यूल में, तो आपको ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेजेस जो है वो 8 शेड्यूल्स में होती हैं। पूछ सकता है आपसे कितनी लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में, तो 22 लैंग्वेजेस है टोटल। ठीक है, तो ये दी हुई है लैंग्वेजेस। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी 4 लैंग्वेजेस थी जो इस शेड्यूल में डाली गई थी? वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 71st से थी, वो थी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर ये ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बात है। बाकी 8 शेड्यूल ध्यान रखिएगा और कौन सा बिल पास हुआ है, कौन सी लैंग्वेजेस। ठीक है, डोगरी, कश्मीरी एंड हिंदी। फिर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 23 सितंबर को। ठीक है, इस बार की थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। और इंडिया में देखिए, ये थीम याद रखिएगा और ये डेट याद रखिएगा, 23। फिर देखिए इंडिया में क्या स्टेप लिए गए हैं। इंडिया में ये राइट और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है 2007। फिर राइट्स ऑफ पर्सन
विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो एक्ट बन गया 2016 में। अब इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक सुगम्य भारत करके। इसमें देखिए इसका मतलब होता है कि जो पब्लिक प्लेसेस है वो डिसेबल्ड पीपल के लिए एक्सेसिबल हो सके, तो उसके लिए ये सुगम्य भारत जो है अभियान लॉन्च किया गया था। फिर देखिए डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। अब देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है हैवीली आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स को, ठीक है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाम से ही पता चल रहा है। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एटॉमिक एनर्जी कौन है, श्री जितेंद्र सिंह है। उन्होंने कहा कि एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक कमीशन किया जाएगा कब 2022 तक। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये कंस्ट्रक्ट किया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने, ठीक है। ये लगभग 500 मेगावाट तक पावर ऐड करेगा। और ये रिएक्टर कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये है कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन और ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये इनिशिएट किया गया था होमी भाभा के द्वारा बाय यूजिंग थोरियम एंड यूरेनियम रिजर्व, ठीक है। तो आपसे ये तो एक फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिए कि कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो चेन्नई तमिलनाडु में, आप ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने इनिशिएट किया था, तो होमी भाभा ने इनिशिएट किया था। फिर देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट, इसका नाम था अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं हीट। तो इसको याद रखिएगा, देखिए इमेज में आपको ये दिख रहा है, अभ्यास लिखा हुआ है वहाँ पे। फिर देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है वो अगर प्रोड्यूस होता है वाटर में तो वो पॉइजनस हो जाता है। तो लगभग 300 एलिफेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई बोत्सवाना में, ठीक है। बोत्सवाना में रफली 1/3 ऑफ अफ्रीका के एलिफेंट रहते हैं, लगभग 1,30,000, ठीक है। तो बोत्सवाना की आप लोग कैपिटल ध्यान रखिएगा, कैपिटल है गैबरोन। और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये इंसिडेंट हुआ, साइनोबैक्टीरिया जो है उस डेवलप हुए और उससे एलिफेंट्स की 300 की लगभग डेथ हो गई। फिर देखिए एविएशन कंपनी एयरबस उसने लॉन्च थ्री कॉन्सेप्ट्स फॉर जीरो एमिशन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट या फिर हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट जीरो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है बाई 2035 एयरबस, ठीक है, एयरबस ने बोला है करने के लिए। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर जो है वो है फुकुशिमा हाइड्रोजन एनर्जी फील्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर वो है जापान में। फिर देखिए न्यूट्रिनो के बारे में आपने सुना होगा। तो यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह फिर से उन्होंने 21 न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो सेटअप की जाएंगी इन कंट्री में। अब देखिए आईएनओ प्रोजेक्ट है क्या, ये एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है वर्ल्ड क्लास और वो रॉक से चारों तरफ कवर रहेगी, ठीक है। तो इसको बना कौन रहा है, कौन किस पे काम कर रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। और कंस्ट्रक्शन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके द्वारा किया जाएगा। फिर आप लोग न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, न्यूट्रिनो के बारे में ये समझ लीजिए कि ये एटम का पार्ट नहीं होते हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये क्या है कि इनका बहुत ही टाइनी मास होता है और ये ध्यान रखिएगा इनमें कोई चार्ज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है और ये बहुत एबंडेंट में प्रेजेंट है यूनिवर्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एटम के पार्ट नहीं है न्यूट्रिनो, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, टाइनी मास होता है इसका और एबंडेंस में प्रेजेंट है। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने क्या किया है कि एक ओ स्मार्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, ठीक है। तो इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो अभी तक सर्व कर रही थी 25 इंडियन ओशन कंट्रीज को अंडर ओ स्मार्ट स्कीम। तो ओ स्मार्ट एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज और एंड टेक्नोलॉजी स्कीम, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। आप लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में देखिएगा कि क्या होता है, मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, ठीक है। आप लोग उसको जाके समझिएगा कि कहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। फिर देखिए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है,
उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की, उसका नाम था सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट कोविड-19 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड नीति आयोग। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट का नाम सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट कोविड-19 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड नीति आयोग। तो इसमें देखिए एक तरह से देखिए जो रेलवे है वो कमिटेड है कि 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा बाय 2023 तक, और जो ज़ीरो नेट एमिटर हो जाएगा बाय 2030 तक। तो इसमें जो 6 इम्पोर्टेंट फैक्टर लिए गए थे वो लिए गए थे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, फ्यूल्स और इमर्जिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़। तो आप लोग ये याद रखिएगा पहला पॉइंट ख़ास तौर से। अगर ये याद रख सकते हैं दूसरा तो ठीक है, लेकिन पहला ज़रूर याद रखिएगा ये चीज़ कि किसने ये रिपोर्ट बनाई है। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था सर, ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया आपसे कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, जिसमें 100 जो वाट है वो सोलर एनर्जी से करेंगे हम लोग अटेन, 60 जो है वो विंड से करेंगे, 10 जो है वो बायोफ्यूल से करेंगे और 5 जो है हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट से करेंगे, ठीक है। फिर देखिए एमएसपी आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा एमएसपी क्या होता है। तो देखिए ये एक तरीके से एक सेफगार्ड है जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया है, ताकि अगर उन लोग को लॉस हो रहा हो तो कम से कम मिनिमम प्रॉफिट उनको दिया जा सके उनके फसल का। तो एक कमेटी सेटअप हुई थी अंडर एमएस स्वामीनाथन। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि एमएसपी जो है वो मस्ट बी एटलीस्ट 50% मोर होनी ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो एमएस स्वामीनाथन ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि कौन फिक्स करता है एमएसपी। एमएसपी देखिए फिक्स करता है रिकमेंड द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ठीक है। और प्रोक्योर कौन करता है? प्रोक्योर करता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसको प्रोक्योर करती है। तो इस पे काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था अभी रिसेंट में इसको लेकर के। देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए एमएसपी में क्या है, बेसिकली कोई लीगल बैकिंग नहीं है इसकी, ठीक है। कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि ये देना ही देना है, ये ऐसे ही डिसाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा हर साल। और तो फार्मर्स के अंदर ये फ़ियर है कि अगर इसमें जो ला ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अगर उनको उनके साथ डायरेक्ट फार्मर्स को डील करने के लिए दिया जाएगा, तो धीरे-धीरे हो सकता है कि एमएसपी को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो अगर एमएसपी देखिए डिसॉल्व हो गया, तो उससे क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है अपने मन से उनको प्राइस दे पाएँगे। कोई ऐसी मैकेनिज़्म तो है नहीं फिक्स कि इस प्राइस पे देना या किस हिसाब से देंगे। तो एमएसपी एक तरीके से उनका सेफगार्ड है। फार्मर्स की आप लोग देख सकते हैं वैसे ही काफ़ी सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं। तो इस तरीके से एमएसपी को एक लीगल ऑर्डर में बनाने के लिए इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस, कहाँ? मालदीव्स के लिए। तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर इसको किया गया है। फिर देखिए घर तक फाइबर स्कीम बिहार में लॉन्च की गई, ठीक है। तो इसको घर तक ध्यान रखिएगा, घर तक फाइबर स्कीम बिहार में लॉन्च की गई और ये इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, घर तक फाइबर स्कीम। फिर देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, फिश स्पर्म क्रायो बैंकिंग टेक्नोलॉजी अंडर गोइंग फील्ड लेवल वैलिडेशन। तो जो क्रायो बैंक है वो फैसिलिटेट करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फिश, इस फिश के जो स्पर्म होंगे उसको डिजायर्ड स्पेसीज फार्मर्स, जो फिश फार्मर्स होते हैं उनको दिया जाएगा। और वो इस तरीके से जो है अच्छा फिश का जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा हो पाएगा इससे, ठीक है। तो क्रियोमिल टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई है एनबीएफजीआर और एनएफआरडी। इसका फुल फॉर्म आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हेल्प होंगे एस्टेब्लिशिंग फिश क्रायो बैंक्स, इसके लिए ये होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं। फिर देखिए टू वुमेन ऑफिसर्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया है टू जॉइन एज ऑब्जर्वर्स इन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनका नाम कौन है, क्या है? इनका नाम है कुमुदिनी त्यागी, ठीक है, और रीति सिंह। इनका नाम देखिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेट ऑफ वुमेन एयरबोर्न कॉम्बेटेंट्स हु वुड बी ऑपरेटिंग फ्रॉम वारशिप्स। फिर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? रतन लाल कटारिया। ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उन्होंने लॉन्च किया नशा मुक्ति अभियान। और ये इन्होंने बोला कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, ऐसा किया गया है। तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस मिनिस्ट्री के द्वारा।
और आपने लोग ध्यान रखिएगा कि 26 जून को होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो लास्ट लास्ट मंथ हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका थीम वगैरह भी, आप लोग पुराने वीडियो या पीपीटीज में देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नशा मुक्ति अभियान। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को, और वर्ल्ड पीस डे बोलते हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर। फिर देखिए वर्ल्ड अल्जाइमर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को, और इस बार की जो थीम थी वो थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे ये होता है 21 सितंबर को। फिर देखिए इंडियाज फर्स्ट क्रिस्पर टेस्ट फॉर CRISPR ये होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इसमें इसको लॉन्च किया है टाटा ग्रुप ने, और इसका इस नाम दिया गया है फेलुडा। तो ये क्या है, टाटा क्रिस्पर जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट विल डिप्लॉय अ स्पेशली एडाप्टेड Cas9 प्रोटीन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द वायरस, ठीक है, दैट इज कॉजिंग कोविड-19। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो डिप्लॉय करेगा इस प्रोटीन को, Cas9, ठीक है। इसकी टेक्नोलॉजी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस कर दूंगा, या टेलीग्राम में इसके नोट्स बना के दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। फिर देखिए एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। और एट एट बीच जो है वो सिलेक्ट किए कंट्री में जिनको ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल का बैच दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच क्या होते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच वो बीच होते हैं जहाँ पर क्लीन और हाइजीनिक बाथिंग वाटर जो है टूरिस्ट के लिए अवेलेबल रहता है। तो एक प्रोग्राम है ये बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, जिसको बीम्स भी बोलते हैं, एक्रोनिम उसका है। और इसके अंडर एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये देखिए कौन कौन से जो बीम्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, शिवराजपुर गुजरात में, घोघला जो है वो दमन एंड दीव में, ठीक है, कसरकोड एंड पाडुबिद्री इन कर्नाटक में, कपाड़ इन केरला में, ठीक है, कुशिकोंडा, ठीक है, और गोल्डन इन एशिया। तो ये बहुत सारे हैं। तो आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा कि ब्लू फ्लैग किस लिए होता है। तो ये इसलिए होता है, और आपको नाम याद रह जाए क्योंकि 8 हैं, हो सकता है पूछ दे कौन सा सिलेक्ट हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड का मतलब जरूर याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है ये। फिर देखिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक एक समिट है ये, ठीक है, ये इनॉग्रेट की गई। और ये इनिशिएटिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा कल्चर के लिए, कल्चर को लेकर के अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर फॉर सॉल्विंग द इमर्जिंग एंड ऑनगोइंग जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर के। तो ध्यान रखिएगा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, वैभव। फिर ये देखिए दो केस हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी फेमस केस है। पहला है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या था कि जो इलेक्शन जो है, कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल एसेट। मतलब ये हुआ इसका कि अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किससे रिलेटेड देनी पड़ेगी, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पर्सनल एसेट की। तो ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। फिर देखिए सेकंड केस ये है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था वो ये था कि सिटिंग MP या फिर MLA वो जो होगा वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो कन्विक्टेड पाया गया तो, ठीक है। तो ये दो केस की छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और एज अ अवेयर सिटीजन आपको पता भी होनी चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो फिर देखिए जो यूनाइटेड नेशन है उसने नेम किया 18 साल के टीनेजर को, इनका नाम था उदित सिंगल। और इन ये इसमें किया गया है ये यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इन्होंने एक ये दिल्ली के हैं और इन्होंने एक इनिशिएटिव था इनका ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव, तो इनका इनिशिएटिव भी ध्यान रखिएगा। और ये जो इनिशिएटिव था ये था जीरो वेस्ट इकोसिस्टम दैट कन्वर्ट्स ग्लास टू सैंड, ग्लास को सैंड में कन्वर्ट करने का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। टीनेज का नाम था उदित सिंगल,
ठीक है, कहाँ पे? यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव, कन्वर्ट ग्लास टू सैंड। तो इस तरीके से देखिए आप लोग करंट अफेयर को समझा करिए, इतना सब कुछ नहीं पढ़ा, इतना लिखा है, 4 टर्म हो गए, और जब आप लोग उसको वहाँ पे देखेंगे ना तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड। फिर देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं, और इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, किसके लिए? फॉर ट्रांजैक्शन इन परचेज और सेल ऑफ लैंड, ये इस चीज़ के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फिर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने उसने अप्रूव कर दिया एफडीआई ऑफ 74%। कहाँ पे एफडीआई 74% का अप्रूव किया है? ये लोगों ने अलाउ किया अंडर ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस सेक्टर में और डिफेंस इंडस्ट्री में, ताकि और भी इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए किया गया है। और ये अनाउंस किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। तो देखिए अब देखिए पूरा 100% एफडीआई हो गया डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, पहले क्या था? 49% था ऑटोमेटिक रूट में। देखिए ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि स्क्रूटनी कम होती है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसके बाद उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूप में वो डायरेक्ट जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और इसमें उसके ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब क्या है 74% कर दिया गया है, इस ऑटोमेटिक रूट को 74% कर दिया गया है। तो 74% तक जो एफडीआई आएगा वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर आएगा डिफेंस सेक्टर में, और जो बचा है रेस्ट, ठीक है, 26%, उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेस जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर देखिए ये न्यूज़ में था सार्क। तो सार्क में देखिए क्या है, ग्रुपिंग जो है वो कब 1985 में ढाका बांग्लादेश, यहाँ पर ये बना था। ये कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये कंट्रीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सार्क का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फिर देखिए स्मार्ट सिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ, और इस बार जो इसमें टॉप किया वो किया सिंगापुर ने। इंडियन इंडियन सिटीज़ जो थी वो डिक्लाइन हो गई कोविड-19 सिनेरियो के चलते, और जैसे हैदराबाद था वो 65 नंबर पे था, अब वो डिक्लाइन होकर के शायद 85 पे पहुंच गया है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं डाला। सिंगापुर ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ब्रुसेलोसिस क्या होता है? ये इसको माल्टा फीवर भी बोलते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट चाइना में अफेक्ट किया काफ़ी लोगों को। तो डिजीज़ जो है उसको मेडिटेरेनियन फीवर भी बोलते हैं, और ये सिम्टम्स होते हैं। तो जनरली एनिमल्स में होती है, लाइफ स्टॉक में ये डिजीज़ होती है। इंडिया में देखिए इसको फुट एंड माउथ डिजीज़ बोलते हैं, और ये अगर पॉस्चराइज सही से मिल्क नहीं किया गया हो एनिमल से तो वो ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ब्रूसेलो आपसे पूछ सकता है कि ब्रूसेलोसिस जो है वो डिजीज़ किससे रिलेटेड है? तो ऐसा तो आपको पता नहीं चल रहा नाम से, तो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है ये। फिर ये देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग से थोड़ा-सा रिलेटेड है, तो 2 चीज़ें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। एक गोल्डन क्रिसेंट पूछता है एग्ज़ाम में, और एक गोल्डन ट्रायंगल पूछता है। तो ये क्रिसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए ये चाँद टाइप का बन रहा है, ये क्रिसेंट है। तो इसमें देखिए क्या है, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 3 कंट्री हैं, और गोल्डन ट्रायंगल कौन बनाते हैं? ये देखिए गोल्डन ट्रायंगल जो है वो लाओस, बर्मा और लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, ये 3 कंट्री हैं, लाओस, बर्मा और थाईलैंड। ठीक है? तो आप लोग ये दोनों टर्म ज़रूर याद रखिएगा, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। फिर देखिए ये एम्स की एक रिपोर्ट थी, ये 2019 में आई थी, कि ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ, आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें कि क्या चल रहा है देश में, ठीक है? बाकी चीज़ों के अलावा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज़ इन इंडिया, सबमिट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में। इस रिपोर्ट में देखिए क्या पाया गया है, अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा एब्यूज्ड सब्सटेंस है इंडिया में, और मोर देन 5 करोड़ इंडियंस जो हैं वो यूज़ करते हैं कैनबिस और ओपियोइड्स, और 8.5 लाख लगभग लोग यूज़ करते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, या आपको एज अ सिटीजन अवेयर होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कितनी बढ़ रही हैं हमारे कंट्री में। फिर देखिए ब्रिक्स न्यूज़ में था थोड़ा सा, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और चाइना। फिर 2010 में आपसे पूछ सकता है सबसे लास्ट में किसने जॉइन किया था? तो साउथ अफ्रीका ने जॉइन किया था 2010 में इसको।
फिर देखिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उसने रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया प्राइस कैप ऑन नी इम्प्लांट। ठीक है, नी इम्प्लांट को उसमें एक्सटेंड कर दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है, तो अब उसका उतना प्राइस नहीं होगा फिर से। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर आती है। ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है ये एम्पावर्ड टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग। देखिए बहुत सारे ड्रग्स जो हैं बहुत महंगे आते हैं, तो जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है या बहुत अर्जेंसी होती है उसको प्राइस कंट्रोल करने के लिए इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए नी इम्प्लांट को डाला गया, प्राइस कैप कर दिया गया। मतलब कैप का मतलब होता है कि जैसे कैप लगा देते हैं तो फिर कोई चीज़ फ्लो नहीं करती ना, तो इसी तरीके से एक प्राइस फिक्स किया और उसको कैप कर दिया। देखिए वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की अपनी एक रिपोर्ट, इसका नाम था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक कितनी 169, याद रखिएगा। और ह्यूमन कैपिटल ये सब इसकी थीम थी, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19, इसकी थीम थी। अब देखिए इसके 3 पिलर होते हैं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है सर्वाइवल, दूसरा है स्कूल और तीसरा है हेल्थ। अब जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग है और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो अलग है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा, एक कैपिटल है, एक डेवलपमेंट है। जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, फिर देखिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है अब वो उसने बिड जीता है नया पार्लियामेंट बनाने के लिए। तो देखिए इसका नाम रखा गया है सेंट्रल विस्टा। अब देखिए यहाँ पर एमपीज की जो है वो ये डिलिमिटेशन होना है, तो एमपीज बढ़ेंगे तो उसको और एमपीज को अकोमोडेट करने के लिए ये पूरा प्लान किया गया है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। किंग जॉर्ज 5 इन्होंने अनाउंस किया था 1911 में, अनाउंस किया था कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो कैलकाटा से दिल्ली में शिफ्ट की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 1911 में कैपिटल जो थी वो कैलकाटा थी और वहाँ से उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए किंग जॉर्ज 5 ने एडविन लुटियंस एडविन लुटियंस जो है इन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी न्यू कैपिटल सिटी को। और जो करंट पार्लियामेंट हाउस है और राष्ट्रपति भवन है वो एडविन लुटियंस ने ही बनाया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो सेक्रेटेरिएट है नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को उसको हार्वर्ड बेकर ने। तो आप लोग एडविन लुटियंस का नाम ध्यान रखिएगा कि किसने बनाया था, आपसे पूछ सकता है। और किसने कैपिटल शिफ्ट की थी कलकत्ता से दिल्ली में। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री भी आपका रही, देखिए एक पॉइंट रिवाइज होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड फैक्ट है इससे। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया कोसी रेल महासेतु नेशन को। अब ये जो महासेतु ब्रिज है ये 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है और प्रोवाइड करता है एक शॉर्ट रूट टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप देखिए मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ। आप लोग मेरे को बताइएगा चिकन नेक एक वर्ड है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, तो रिवर कोसी देखिए एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है और ये फ्लो करती है नेपाल, इंडिया और तिब्बत से। कोसी को देखिए सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो ये अपस्ट्रीम रिवर है देखिए जो ऊपर से देखिए फ्लो होती है, तो जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है और बिहार का जो एरिया है वो लो लैंड में लाई करता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बारिश मतलब बाढ़ आ जाती है कभी बहुत ज़्यादा। तो सौरो ऑफ बिहार ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। फिर देखिए G20 एनवायरनमेंट मीट जो है वो हेल्ड हुई वर्चुअली, और ये एक हेल्ड हुई थी एज अ पार्ट ऑफ शेरपा ट्रैक फॉर द G20 लीडर समिट 2020। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर 21st सेंचुरी फॉर ऑल। फिर देखिए शेरपा ट्रैक होता क्या है, ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग थीम याद रखिएगा और ये समिट याद रखिएगा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया G20 शेरपा ट्रैक फॉर G20 लीडर समिट। फिर ये देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पता होना चाहिए। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए कैसे गवर्नमेंट क्या क्या करती है। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन होता है, वो होता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, विच इज सोल्ड इन द रिटेल मार्केट। तो जो जहाँ से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, वो रिटेल मार्केट है, और वहाँ पे अगर प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होता है तो वो होती है रिटेल इन्फ्लेशन। अब ये जो इंक्रीज है देखिए इन
इन इलास्टिक गुड्स हुज प्राइस चेंज डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द डिमांड। देखिए इन इलास्टिक गुड वो होते हैं, देखिए रबड़ की तरह समझिए, वो होती है ना खींचने वाली। तो अगर वो नहीं खींच रही है तो वो होती है इन इलास्टिक, ठीक है। तो जो प्राइस होते हैं, अगर उस देखिए प्रोडक्ट का अगर प्राइस चेंज हो रहा है और उससे डिमांड का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जैसे 10 रुपए था तब भी मैं खरीद रहा था, 20 हो गया तब भी खरीद रहा था, ठीक है। तो वो नहीं हो रहा, तो इन इलास्टिक इन देखिए गुड गुड जो हुआ वो हुआ इन इलास्टिक, और डिमांड उतनी है, प्राइस बढ़ जा रहा है फॉर द प्रोडक्ट कॉजेज, वो कॉज करता है रिटेल इन्फ्लेशन को। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कौन मेजर करता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है इसको, और आरबीआई यूज करती है रिटेल इन्फ्लेशन को अपने पॉलिसी डिसीजंस वगैरह को बनाने के लिए। फिर देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो कैलकुलेट करता है चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, दैट इज फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कई तरीके के होते हैं, सीपीआई आईडब्ल्यू होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, एग्रीकल्चर लेबरर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़े टर्म है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा अभी, ठीक है। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं अभी। फिर देखिए जो बाइट डांस एक चाइनीज़ कंपनी है और जो ओन करती है टिकटॉक को, वो रिसेंट में मर्जर डील के लिए चूज किया ओरेकल को, यूएस बेस्ड फर्म है जो है। तो यूएस ने थ्रेट किया था कि इसको टिकटॉक को बैन कर दिया था कि या तो अपने डेटा सेंटर जो है वो यूएस में स्टैब्लिश कीजिए, आप वहाँ पे नहीं रख सकते हैं अपने कंट्री में डेटा सेंटर को, प्राइवेसी को थ्रेट को देखते हुए, ठीक है। तो टिकटॉक ध्यान रखिएगा, टिकटॉक, बाइट डांस और ओरेकल आर यूएस बेस्ड फर्म। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है, प्रहलाद पटेल है, और इन्होंने अनाउंस किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है कि स्टडी करने के लिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर को। तो जो कमेटी जो है उसमें 16 मेंबर होंगे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मेंबर है के एन दीक्षित, ये चेयरमैन होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। चेयरमैन कौन होंगे, के एन दीक्षित होंगे। अब देखिए इसका, अब ऐसे आपसे एग्जाम में देखिए पीछे से पूछेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने स्टैब्लिश किया था, अब ये न्यूज में आई, हो सकता है ये ना पूछे लेकिन आपसे ये पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अलेक्जेंडर कनिंगम जो है इन्होंने स्टैब्लिश किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर देखिए योशीहाइड सुगा, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, ठीक है। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। अब देखिए आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो जापान की पार्लियामेंट को बोलते हैं डाइट, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वर्ल्ड ओजोन डे, इस बार काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इस वीक में। वर्ल्ड ओजोन डे होता है 16 सितंबर को, ठीक है। मॉन्टियन प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। मॉन्टियन प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए ये फ्रेम हुआ था वियना कन्वेंशन में, प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, ठीक है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब हम लोगों के द्वारा, वो डिप्लीट कर रहे थे ओजोन लेयर को। अब जो ओजोन लेयर है, ठीक है, वो ब्लॉक करती है यूवी रेज को जो सन से निकलती हैं, और वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, ठीक है। तो ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, देखिए स्ट्रेटोस्फियर में होती है ओजोन लेयर, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीजें नोट कर ली अगर, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये 35 ईयर्स हो गए, तो ओजोन, इस बार की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और किगाली एग्रीमेंट देखिए जो है वो, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, कंट्रीज जो थी उन्होंने एग्री किया कि रिड्यूस करेंगे हाइड्रोक्लोरोकार्बन। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और किगाली एग्रीमेंट जो है वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। 580 to 85% बाई 2040। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनका जो बर्थडे है वो 17 सितंबर को होता है। उस दिन सेवा दिवस के तरीके उसको सेलिब्रेट करते हैं, और सेवा शपथ वीक, वीक ऑफ सेवा, ठीक है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी 70, और सेवा शपथ जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है बीजेपी के द्वारा, जो मार्क करता है पीएम मोदी के बर्थडे को। तो देखिए इंडिया ने ज्वाइन किया दिजबौती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर। दिजबौती कोड ऑफ कंडक्ट देखिए उसको बोलते हैं जेद्दा अमेंडमेंट, और दिजबौती कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ठीक है। फिर देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जयशंकर हैं, एस जयशंकर का नाम याद रखिएगा। उन्होंने चेयर की इप्सा फॉरेन मिनिस्टर्स मीट को। इप्सा जो है वो होता है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये वही है चीज़ है, पीस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो इप्सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। फिर देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन वाइल एड्रेसिंग मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर्स नेशंस ऑफ डब्ल्यूएचओ,
इंडिया हैज़ अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। इंडिया को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस का एंड करना है। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ये है, और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मेजरली वो अफेक्ट करता है लंग्स को। ठीक है, तो वी हैव वेरियस प्रोग्राम्स लाइक टीबी हारेगा देश जीतेगा, निक्षय पोषण मिशन या निक्षय हाँ पोषण योजना, and this has been launched with an aim to improve provide financial support to TB patient for their nutrition needs. Also we have सक्षम प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि सक्षम प्रोजेक्ट इज मॉनिटर्ड बाय हुम और किसने बनाया है, ठीक किसकी तरफ से है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है। देखिए वर्ल्ड मैरीन टाइम डे 24 सितंबर को होता है, किसके द्वारा होता है, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इस बार की थीम थी वो थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, फिर ये ध्यान रखिएगा कृतज्ञ, ठीक है, कृषि राकनिक ज्ञान, ये एक हैकाथन है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च की। तो बेसिकली क्या है, ये नेशनल एग्रीकल्चर हायर प्रोजेक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है प्रमोट करने के लिए फार्म मैकेनाइजेशन को, स्पेशली वुमेन। ठीक है, तो जो शेयर है फंड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो 50-50% शेयर करेंगे इसको। तो कृतिक आप लोग ध्यान रखिएगा कृषि राकनिक ज्ञान। फिर देखिए कैग ने की एक रिपोर्ट आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन स्कूल बाय सीपीएसई। सीपीएसई है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसमें बहुत सारे गैप थे कंस्ट्रक्शन में अंडर स्वच्छ विद्यालय अभियान में, और बहुत ही पुअर मेंटेनेंस थी टॉयलेट्स की। तो आप लोग इस रिपोर्ट का ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन स्कूल बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। फिर देखिए लगभग 380 व्हील्स जो हैं वो मास स्टैंडिंग, मतलब बहुत सारी डेथ हो गई सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो पूरा एंटायर पॉड है 460 व्हील्स जो है वो स्टक हुई मैक्वायरी हार्बर तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और जो कॉज था मास स्ट्रैंडिंग का वो पता नहीं है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि ये मतलब एक नेचुरल फिनोमेना है जो होता रहता है वहां पर। तो ऐसा मानते हैं कि वेल्स जो है वो शोर करवा के ढेर सारी इकट्ठा हो जाती हैं, या वो बीमार होती हैं, या ओल्ड एज होती हैं, या वेदर की वजह से, या नेविगेट नहीं कर पाती हैं इसकी वजह से। तो लगभग 380 व्हील्स जो है कहाँ पर, ये आप प्लेस याद रखिएगा, मैक्वायरे हार्बर तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसने अप्रूव किया है 10 प्लास्टिक पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और ये मध्य प्रदेश आसाम तमिलनाडु उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में। सो टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस एंड वैल्यू एडिशन इन द प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। फिर देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सैंक्शन की 670 इलेक्ट्रिक बसेस एंड 241 चार्जिंग स्टेशन अंडर फेज 2 ऑफ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखिए फेम स्कीम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कीम है इसका एम है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी टू अचीव द गोल्स ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 को। और इसमें देखिए बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। फिर देखिए जो सेकंड फेज है स्कीम का वो लॉन्च किया गया था 2019 में, और जो स्कीम है वो हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2019 टू 2022। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फेम स्कीम, ठीक है, तो ये हो गया अभी ख़त्म, और नेक्स्ट पार्ट 1 अक्टूबर को आ जाएगा। ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे चलता रहेगा, पर ठीक है मतलब कंटेंट आपको मिलता रहेगा, और आप लोग का फीडबैक अच्छा है तो उसके लिए आप लोग को थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग को जो नए लोग हैं उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के डिस्कशन में फिर इतना ही है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।